अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब मैदान जंग के मनाजिर पेश करता रहा कि जब इस्लामाबाद पुलिस ने धावा बोला प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में, वहां पर एक एहतजाज जारी था जिसे रोकने के लिए पुलिस पहुंची। लेकिन बदतरीन सूरत हाल तब हो गई जब सहाफ़ियों को भी इस पूरे इंसिडेंट में मारपीट का सामना करना पड़ा, घसीटा गया, सहाफ़ियों को बदतमीज़ी की गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि एक रिएक्शन जो है सहाफ़ी बरादरी की तरफ से वो भी आया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ भी उठाई गई और इस पर जो है वो जवाबदेही के लिए भी कहा गया। उसके बाद हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब पहुँचे और उन्होंने एक गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी और उन्होंने बताया कि वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के कहने पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन इतना बड़ा लैप्स कैसे हो गया, मामला था क्या, इस पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद। और शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा ये आज हुआ क्या एग्जैक्टली? अवामी एक्शन कमेटी की आज एहतजाज था प्रेस क्लब के बाहर। वैसे रोजाना कोई ना कोई एहतजाज होता है और जो भी पाकिस्तान के लोग हैं, कभी कोयटा से कभी कहीं से, मुल्क भर से यहाँ एहतजाज के लिए आते हैं। तो आज कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका आज एहतजाज था। कुछ वकला और खवातीन भी उसमें शामिल थी, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया पुलिस ने, कुछ लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कुछ वहां से जो 2-3 लोग थे, वो पुलिस का ये वर्जन है कि उन्होंने कहा कि वो भाग के प्रेस क्लब के अंदर चले गए। अब हमारे कुछ कैमरामैन थे जो वहां पे उनकी तस्वीरें बना रहे थे, वो भी वहां पे मौजूद थे, वो भी उसके पीछे आए। तो पुलिस ने किसी की इजाजत के बगैर ट्रेस पासिंग की और हमारे क्लब के अंदर वो दाखिल हो गए, नेशनल प्रेस क्लब में। और वहां पे ये भी नहीं है कि वो दाखिल होने के बाद वहां रुक के हो, किसी से बात की हो, वो भागते हुए कैफेटेरिया चले गए। वहां खाना खाते हुए जो वहां खाना खिलाने वाले मुलाजमीन थे उनको उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। 2 लोगों को वहां मारा गया और 1-2 लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनको भी वहां पे लटा के मारा गया। एक हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, उनको भी इसी तरह से जदोकोब किया और उन्हें भी मारा पीटा। तो ये पुलिस ने कोई जवाब पेश किया, कोई वजाहती बयान दिया इस पे कि वो एक्चुअली जिन लोगों को पकड़ने के लिए आए थे, क्या वो इश्तिहारी थे, क्या वो एब्सकॉन्डर थे, भागे हुए थे, उन पे किस किस्म के मुकदमे थे कि जिनको पकड़ने के लिए पुलिस इस हद तक चलेगी कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो कहां पर क्या कर रहे हैं? ये अजीब सी बात है कि इससे पहले इस तरह का वाकया नहीं हुआ कि कभी पुलिस जो है वो ट्रेस पासिंग उन्होंने की हो, प्रेस क्लब की जो दीवारें हैं फलांगी हो और वहां बगैर इजाजत के अंदर आए हो। लेकिन ये एक बड़ा ही स्याह दिन है आज कि नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर जो धावा बोला गया है और इस तरह से बेदर्दी से वहां सहाफियों को, प्रेस क्लब के मुलाजमीन को ज़दोकोब किया गया, मारा गया। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि किसने ऑर्डर जारी किए हैं, प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होने का हुक्म किसने दिया था। तो एक तो ये उसका तयन किया जाए। इन प्रेस क्लब में दाखिल होने वाले तमाम जो मुलाजमीन है बमाए इस इलाके के SHO को उसको मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसके साथ साथ जो नुकसानात हुए हैं, जाहिर है कि जो कैमरा भी एक साफी जो है उनका कैमरा था वो टूट गया है, कुछ और नुकसान हुआ है, कुछ हमारे कैफेटेरिया की चीजें टूटी है, तो वो एक अलग है, वो भी उसके साथ उसमें आएगा। तो इसमें ये था कि अगर आज जब फौरी तौर पे वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आए हैं तो उनको चाहिए ये था कि वो कुछ लोगों के चार्जशीट करके फौरी तौर पे उनके जो नोटिफिकेशन है वो लेके आते हैं सस्पेंशन के, तो तब तो चलो माफी मांगी जा सकती है। अब अभी किसी के घर पे हमला करते हैं, आजादी सहाफत पे हमला होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का रास्ता रोका जाता है, हम तो हर किसी को कवर करते हैं। यहाँ ये नहीं होता कि प्रेस क्लब के बाहर कौन है, जो भी आता है प्रेस क्लब में सब लोग। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, जब पुलिस दाखिल हुई तब उनसे किसी ने कम्युनिकेट किया कि जिनको वो मार पीट रहे हैं वो लोग सहाफत से ताल्लुक़ रखते हैं या उनका कोई लेन देन है इस मामले में या नहीं है? क्योंकि एज यू सेड कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब हो, लाहौर हो, कराची हो, सब जगह पर ये यूजुअल की मूवमेंट है कि वहाँ पर उसके बाहर एहतजाज होते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे जो अहदेदार थे वो फौरी तौर पे वहां अंदर जो उस वक्त बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस के पास आए, उनसे पूछा, उनको भी उन्होंने धक्के दिए, उनको भी ज़दोकोब किया। जो हमारे फोटोग्राफर्स पे हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स हैं प्रेस क्लब के, उन्होंने आगे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, आप कैसे आए हैं, किसके कहने पे आए हैं, तो उनको जवाब कोई नहीं था। और तलाल चौधरी साहब ने गैर मशरूत माफी के साथ कुछ और यकीन दहानी कराई।
जी, उन्होंने ये कहा था कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो देखिए सियासतदानों की बातें इस तरह से होती रहती हैं। ये अनयूजुअल वाक़या है और ये इस तरह से सहाफ़ी बिरादरी जो है वो इसको इस तरह से छोड़ेगी नहीं किसी भी तौर पे भी ठीक, और इसकी लेकिन मज़म्मत तो की है। अफ़सोस इस चीज़ का है कि ये इनिशियली ये हुआ ही क्यों? अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, वैसे तो पुलिस को ज़ाहिर है कि हिदायत होती है, ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के बगैर तो पुलिस किसी भी जगह पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आपने भी जिक्र किया कि प्रेस क्लब ये मुतालबा कर रही है सहाफ़ी बिरादरी कि इनको ऑर्डर्स कहाँ से जारी हुए और कितने ऑर्डर्स जारी हुए थे। क्या ऐसे वाक़यात पहले भी कभी पेश आए हैं? ऐसे वाक़यात पहले नहीं कभी भी पेश आए। इनको जो भी तो कभी आप समझते मारपीट हैं कि होती कुछ है चीज़ें बीइंग अ सहाफ़ी कि क्या हो सकता है कि इसके पीछे कोई और मुहर्रकातों जो हुआ है? देखिए ये ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो बाकी सारी ये चीज़ें जो है वो बाहर आ सकती हैं, पता चलेगा कि इनको इनकी अपनी कमांड से ऑर्डर मिले थे या किसी और जगह से ऑर्डर मिले थे या क्यों इन्होंने ठीक। पर्सनल ये जो एक्शन लिए पर्सनल तो ज़ाहिर है फोर्सेस हैं, फोर्स को जो भी होती है वो डिसिप्लिन में होती है और डिसिप्लिन के बगैर वो नहीं चलते हैं। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे इनका इंचार्ज होगा उसको ऑर्डर्स जो है इन्होंने फॉलो किए होंगे और जो इंचार्ज है उसने अपने चार्ज के ऑर्डर फॉलो किए होंगे। ये चलते-चलते ये इंटीरियर मिनिस्ट्री तक बात जो है वो चलती है क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी, कोई आम कारोबारी मरकज़ नहीं था। ये आज़ादी सहाफ़त का किला था, ये आज़ादी सहाफ़त का घर है, जहाँ पे आज ये वाक़या हुआ, इस तरह धावा भी बोला गया है और ये कलम के मज़दूरों की और कलम की बेहुरमती की गई है। तो इससे पहले जो जहाँ भी इस तरह का वाक़या होता रहता है कहीं न कहीं, तो हम तो आपको पता है कि पुरअमन लोग हैं। अपने पेन पेंसिल से ही एहतजाज कर सकते हैं, यही चीज़ लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी समझ से बाहर है कि कहीं आज कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो रोज़ वहाँ पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है किसी इश्यू की कि बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू चल रहा होगा, तो उसकी किसी तरीके से इस तरह का काम करके ओवरलैपिंग की किसी गई है, किसी चीज़ की उस आड़ इश्यू में को ये सब पीछे कुछ करने के किया लिए। गया हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इशू ये है कि क्या माफ़ी ही काफ़ी होगी और फिर माफ़ी के बाद जो पुलिस अफसरान को आप लोग गैर मुअत्तल करेंगे, क्या वही काफ़ी होगा? एट फर्स्ट प्लेस ये वाक़या हुआ क्यों, इसके मुहर्रकात क्या थे, कहाँ पे गलती थी, इसे पॉइंट आउट करना और सामने रखना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका की जंग में मसरूफ़ है। अलीमा खान पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से लगने वाले इल्ज़ामात ने पार्टी की चूलें हिलाकर रख दी हैं। इस पार्टी की क़यादत ओहदों की बंदरबांट में मसरूफ़ है सिर्फ, जिसके बायस ओहदा जो है, जिसके पास भी ओहदा है वो उसे इंजॉय कर रहा है और जिसके पास नहीं है वो दूसरे पर तनकीद कर रहा है ओहदा छीनने की। लिहाजा तरीके इंसाफ हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी, क्योंकि वो तो अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हुई है, जबकि हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से फ्री हैंड मिला है। वो चाहे मुआशी तरक्याती प्लान बनाए, आवाम के फ़ायदे के लिए इस्लाहात करे, इदारों को तरक्की की राह पर डालने के लिए प्राइवेटाइजेशन करे और मुल्की इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करे, मगर अनफॉर्चुनेटली इत्तेहादी हुकूमत सियासी जमातें आपस में उलझ पड़ी हैं। पहले कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने थी और अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सींग फंसा लिए हैं, वो भी पंजाब में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मशवरा दिया। मशवरे ने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा को रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत उठ खड़ी हुई है और मरीम नवाज साहिबा से माफ़ी का मुतालबा भी किया गया है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिशें भी कर रही है। कल बैठक भी हुई, मगर ना मरीम नवाज साहिबा की तरफ से हाथ हौला रखा जा रहा है और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को इग्नोर करने के लिए अब तैयार है। लिहाजा मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के माबैन जो सियासी चपकलिश है, इसके नतीजे में जो लगने वाला डेडलॉक है वो कभी टूटेगा भी, कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे और कहाँ पर बात खत्म होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा और इनके साथ साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आपने एक निजी TV पे सुबह उस्मा बुखारी साहिबा के बयान पर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि आए हम जो है वो देख लेते हैं कि पंजाब में ज़्यादा तरक्की हुई है हेल्थ में या फिर सिंध में हुई है। लेकिन हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने आज भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं किसी की तनकीद करने पर खामोश नहीं रहूँगी। सीम्स लाइक कि शी इज़ वेरी फर्म अबाउट इट और वो समझ रही हैं कि जो मशवरा दिया गया था वो गलत दिया गया था। आप लोग माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँची बात? जी, शुक्रिया फरवा। देखिए, बात ये है कि आपने पंजाब में सैलाब ज़दगान की हालत-ए-ज़ार तो देखी होगी
कैमरे की आंख से तो कोई चीज छुपी नहीं है ना। बिलखुसूस जनूबी पंजाब के अंदर जो हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। चेयरमैन साहब जब वहाँ का दौरा करके आए तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने मरियम बीबी की काविशों को सराहा भी, बट देन अगेन जो ऑन ग्राउंड जो रियलिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक मशवरा फेडरल गवर्नमेंट को दिया, नॉट टू पंजाब, और उन्होंने कहा कि बीएसपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को पैसे मिलते हैं, उसके ज़रिए आप उनको कोई फंड्स दे दें ताकि वो अपना कुछ गुजर बसर कर सकें। देखिए 2022 के फ्लड्स के अंदर हमने 25,000 रुपए दिए थे, कुछ दाद रसाई लोगों की थोड़ी बहुत कुछ अरसे के लिए हो गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जी ये कह दिया गया कि जी मुझे कोई ना समझाए, मैं कोई उंगली उठाएगा तो मैं उंगली तोड़ दूंगी। तो इस किस्म की गुफ्तगू अपनी एक इंतहाई अहम इत्तेहादी जमात के साथ गैर मुनासिब है। ठीक। और उसके बाद जनाब फिर वो पानी की मसला आ गया, मेरा पानी मेरा पैसा मेरी मर्जी, इस तरह नहीं होता। ये पाकिस्तान की आवाम का पानी है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा है और पाकिस्तान की आवाम की मर्जी होगी। बात ये है कि अगर आप इसी तरीके से इसी टोन और टेनर इसी लबो लहजे के अंदर अगर आप गुफ्तगू करती रहेंगी, मुखातिब होती रहेंगी, तो फिर पीपल्स पार्टी का हुकूमती बेंचेस पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा। क्योंकि देखिए हम अगर बात करते हैं तो हम आवाम की बात कर रहे हैं, पैसा अगर हम बीएसपी के जरिए कह रहे हैं कि आप पहुंचाएं तो आवाम को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जेब में तो नहीं जा रहा। अगर हम कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की दाद रसाई करी जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर लोग तो पंजाब के अंदर हैं। और फिर हमने वहाँ की फ्लड प्रिपेयर्डनेस भी देख ली कि कितने लोग बेचारे, उनकी जानें ज़ाया हुई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब बात ये है कि आगे चलने का तरीक़ेकार क्या है? आगे चलने का तरीक़ेकार ये है कि बट व्हाट आप इज़्ज़त एक्चुअली दें ट्रिगर्ड यू और इज़्ज़त एज लें। अ पार्टी? क्योंकि इससे पहले मरीम नवाज साहिबा गवर्नर No, पंजाब के साथ थोड़ी Farwa, I बहुत think you should ask what triggered her. ओके। हमने I'll ask this तो from ये बयानबाजी शुरू नहीं टू करी। इख्तियार वली साहब, that's my question to him। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नर साहब के साथ भी मरीम नवाज साहिबा की कुछ चीज़ें चलती रहती थी, बट पीपल्स पार्टी ऑलवेज टुक इट इन अ लाइटर वे। लेकिन पीपल्स पार्टी में बड़ी बर्दाश्त है, बड़ा सब्र है, बड़ा तहम्मुल है, और ये अमली तौर पे हमने करके भी दिखाया है। लेकिन देयर इज़ अ रेड लाइन, ओके। और कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री आती है कि उसके बाद फिर होता है जी इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ नॉट द वे। और जब पानी की बात की गई तो फिर पानी की बात के ऊपर तो समझौता नहीं है ना, पानी पे तो जंगें हो जाती हैं। और कह देना मेरा पानी है और मैं उंगली तोड़ दूंगी, और ये देखिए सियासत में बहुत कुछ हमने बर्दाश्त करना व्हिच पड़ता है मींस के और क्रॉसिंग दलाइल रेड के साथ लाइंस जवाब मींस देने के ज़ाहिर पड़ते है हैं। कि आप यू कैन टेक द डिसीजन जो कि ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल से इस वक्त हुकूमत नहीं चाहेगी कि लिया जाए। इख्तियार वली साहब, मुझे बताएं कि व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड मरीम नवाज साहिबा, और फिर ये भी बता दें कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी अपना ज़हन बना चुकी हुई है कि माफ़ी चाहिए और रवैये में तब्दीली चाहिए, बट आज फिर हमने देखा कि दोबारा कह दिया गया कि मुझे ना बताएं। थैंक यू वेरी मच फरवा। इनफैक्ट सियासत में माफिया शाफिया कोई नहीं होती, बस यही बयानबाजी होती है, इतनी बात होती है, मुतालिबात होते हैं। इनफैक्ट जो मरियम नवाज को जिस बात ने ट्रिगर किया है, हम उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि देखें, हुकूमत जब बनी थी मार्च में और 2024 में, तो उसके बाद ही जो गवर्नर बने थे इस कोalition के नतीजे में, गवर्नर पंजाब और सलीम हैदर साहब, तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक महीना भी नहीं गुजरा था कि वो शुरू हो गए थे, और उन्होंने मुखालिफाना बयानात, मुखालिफाना वो नैरेटिव उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। हमने तो हसन मुर्तज़ा भाई की भी बातें सुनी हैं, लेकिन मैंने इवन, हालांकि कभी मरियम नवाज के मुतालिक कोई बात होती है तो आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, बट मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ। मेरी वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं और मेरी बहन भी हैं, और मेरा उनके साथ एक रिश्ता भी है, बहुत प्यारा रिश्ता है, हमारी लीडर भी हैं। तो मैंने कभी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। आपने खुद भी देखा होगा, एतजाज़ अहसन साहब जो है वो अक्सर बोला करते थे, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से चीज़ें थी, और हमने भी इस पे शिकायत कहें, गिला कहें, हमने की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत से कि जो आपके ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल
एतजाज हसन साहब हैं, हसन मुर्तजा साहब हैं, दीगर साथी जो हैं लेकिन ये इस तरह एतजाज बातें हसन साहब करते तो हैं। अपनी ही पार्टी में भी जवाब तनकीद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें अभी चल ही रही थी। तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, अब आई डोंट नो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नदीम अफजल चंद जैसा बंदा मीडिया पर आके कोई बात करता है, वो उसकी इतनी ये कहूँगा कि वो इख्तियारात नहीं है कि वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो अपने इत्तेहादियों पे ठीक। उस पे वो भड़कबाजी कर दें या वो तंज करें या नेज़ाबाजी करें, मेरे ख्याल में ये उनका नहीं था। ये डेफिनेटली फिर उनकी क़यादत ने किया होगा, और अगर क़यादत की इजाज़त के बगैर किया है तो उनकी क़यादत को, जो उनके साथ दूसरे दोस्त बैठे हुए थे, चोई मंजूर साहब, उनको इनकी क़यादत को पूछना चाहिए कि आपको ये बयानात क्यों दिए जाने थे, कि क्या ज़रूरत थी कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी? आप क्या खुद चाहते हैं कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एस्केलेट हों और आप जल्दी पे आग आपको डालना क्या चाहते लग हैं? रहा है पीपल्स पार्टी आपने अभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार जमात है, आइन की बालादस्त जमात है, और ये एक अच्छे पार्टनर्स हैं, और हमारे साथ ये ग्रेटर कॉज में, नोबेल कॉज में इकट्ठे हुए थे कि हमने एक डिफॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाया। तो मेरे ख्याल में ये छोटी बातें आती भी रहती हैं, बट ये जो चीजें लेकिन मैं एक दो अख्तर भाई बता साहब, दूं छोटी छोटी कि बातें समटाइम्स बड़ी बन जाती हैं, और वो बड़ी बात भी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन वो छोटी बातें इतनी हो चुकी होती हैं। नहीं, मेरे ख्याल में दे आर पॉलिटिकली ग्रूम्ड पीपल, दे आर नॉट लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उस तरह की कोई बिहेवियर करेंगे। ये ग्रूम्ड लोग हैं और सीजन जमात है। चले, लेकिन शर्मिला फारूकी साहबा ने अभी फरमाया है खान साहब कि हमारी रेड लाइन, जी जी मैं वजाहत करूं जरा। नहीं, रेड लाइन क्या, अभी तो येलो तक भी हम नहीं पहुंचे हैं, और ना पहुंचना चाहिए, और ना हम पहुंचेंगे, ना हमें जरूरत है। हम और आप दोनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और हमारे दीगर इत्तेहादी, हमने ग्रीन लाइन पे चलना है और ग्रीन पे ही सफर करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। शर्मिला मैम ने कहा कि जो अपील थी फ्लड इफेक्टिस के लिए वो करनी थी, या हमने फेडरल गवर्नमेंट से मांगा था, या उनसे हमारा मुतालिबा था। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ स्कोरिंग। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जब तक आपके पास मुकम्मल डाटा नहीं आ जाता, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ सिंध, दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ पंजाब। आपको खैबर पख्तूनख्वा, आपको पंजाब, फिर सिंध, फिर बलूचिस्तान, ये सारा डेटा मुकम्मल करने के बाद फिर आपको अपील करनी पड़ती है कि हमारे इतने लॉसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज जो है वो हुआ है किसी और की वजह से, और भुगत रहे हैं हम। तो जब तक आप एवेल्युएशन नहीं कर लेते तो आप नहीं कर सकते। आपने देखा यूएनजीए में प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने वही मुतालिबा रखा। एग्जैक्टली जाहिर है कि हम भी मीडिया पर रिहैबिलिटेशन पे, और हमने फिर 2010 का भी सैलाब देखा था, 22 का भी देखा था जो सिंध में हाल हुआ था। रिहैबिलिटेशन में गवर्नमेंट्स को टाइम लग जाता है, बट चूंकि हम लाइंस डिस्कस कर रहे हैं, वैसे आपने अच्छा मुझे सबक याद करा दिया शर्मिला साहब। वो बचपन में पढ़ते थे येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, तहजीब सिखाने के लिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट करनी है गाड़ी और कहाँ से निकलना है। चलो, ये लाइन से बाहर निकल के माफ़ी का मकसद आई एम श्योर कि ये तो नहीं होगा आपका कि मरीम नवाज साहिबा पब्लिकली आके अपॉलॉजी करें, बल्कि चेंज ऑफ बिहेवियर होगा। अब क्या मामला आप लोगों के कल चले हैं वो नहीं हुए, उसमें से कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला, कोई उम्मीद है कि दोबारा बैठेंगे और शायद मामला हल हो जाए? अगर नहीं होते तो फिर क्या वाकई तय है कि अब नहीं मिलना, अगर नहीं होता तो? देखिए, इस रवैये के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। माफ़ी से ज़्यादा रवैये की तब्दीली जो है वो अगर नज़र आती है तो, और ये बात कन्वे भी की गई है कि रवैया बेहतर होना चाहिए, इस रवैये के साथ तो नामुमकिन है। देखिए ना, अगर दो लोग एक घर में रह रहे हैं और एक शख्स का रवैया दूसरे के साथ जो इंतहाई गैर मुनासिब है, तो घर में कैसे रहा जाएगा? एक शख्स को तो घर छोड़ना पड़ेगा ना। तो यही वो बात है। अब बात ये है कि देखें, हर चीज़ आप लोग घर छोड़ेंगे तो फिर मकान मालिक दूसरे का भी किराया बढ़ा देगा, मसला हो जाएगा। वो तो जो होगा वो देखा जाएगा कि क्या होता है उसके बाद। लेकिन अगर इस हद तक बातें चली गई तो फिर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा,
इख्तियार वली साहब, मुश्किल होने से पहले रोक लें। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे पक्के इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्तों के साथी हैं, और हमने पाकिस्तान के मुश्किलात को लेकिन खत्म इख्तियार भाई करना साहब, है। छोटी-मोटी बातें बिल्कुल है, और आसिफ घरों में ज़रदारी होती साहब ने ये रहती बोला हैं, भी था कि आती हुकूमत का रहती साथ हैं। देना हमारी और एक मजबूरी भी है, बात ज़रूरी भी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि एनएफसी, हाँ जी, एनएफसी हो या नहरों वाला मसला हो या फिर इवन पंजाब में स्पेस वाला इशू हो, हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से आपसे ये बार बार कहती रही है कि आप लोग उनके जो मामलात हैं वो ठीक नहीं कर रहे, पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, तो इसके बाद स्पेस तो मिले। पंजाब में जो है ना, पंजाब में स्पेस आप क्या मांगते हैं? मतलब स्पेस क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेस इन पंजाब? अगर स्पेस तो वही है जो पब्लिक आपको देती है, जो स्पेस तो वही है जो आप सीटें जीत कर आते हैं। अब क्या मतलब, मुझे इस बात की तो समझ नहीं आती है कि पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर लें कि आपको कैसी स्पेस चाहिए। पावर लेकिन कॉरिडोर्स में आप तरक्कियाती बजट बैठे के हैं, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। रिजर्वेशन है आप पीपल्स पार्टी को। रिजर्वेशन, तो उसके लिए एक फोरम है। फिर आपका, आप इत्तेहादी हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जब भी बात की है, देखिए कितना लंबा वावेला और नैरेटिव बनाया गया था नहरों के बारे में कि पंजाब ने पानी बंद कर दिया, सिंध खुश्क हो जाएगा और सारी जमीन जो है तो वो थर बन जाएगी सिंध की। एक नैरेटिव गढ़ा गया और पूरे सिंध में कयामत बर्पा की गई। कहीं से कोई एक खुदाल नजर नहीं आई कि किसी ने नहर बनाई हो, किसी ने नहर निकाली हो, कोई इसकी वीडियो नहीं, कोई एक्सकेवेटर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो एक ऐसे ही, मतलब ये अच्छे ताल्लुकात को खराब कर दे। लेकिन मुझे, आई बिलीव, मैं इसको बड़ी नजर में देखूंगा, बड़े कैनवस पर देखूंगा। छोटे कैनवस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, और बड़ी जमातों का काम भी यही है कि वो बड़े कैनवस पे रहें। कि ये जो इत्तेहादी जमातें होती हैं, कोalition गवर्नमेंट, ये ठीक। थोड़ा सा चलाना मुश्किल होता है, और इत्तेहाद में रहना भी एक औखा काम होता है। लेकिन इनका भी तजर्बा है और हमारा भी तजर्बा है। हम ये समझते हैं कि अभी तो 1.5 साल पूरा नहीं हुआ, 3.5 साल रहते हैं, तो ये इतनी बातें जो है, ये मैं इसको जाती तौर पर एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक समझता हूँ। ये 3.5 साल लेकिन और भी है, मुझे गिटार चूंकि बजता ही ब्रेक का रहेगा कहा इतना। जा रहा है, मेरा वैसे आप दोनों से एक वो है सेंटेंस में कंप्लीट करते, कभी कभी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग भी कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो मामला ख़राब करते हैं। मैं ये दोनों साइड्स के लिए कह रही हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, इख्तियार वली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदा हुआ, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जबकि अमेरिका ने भी कतर के साथ मुआहदा करते हुए ऐलान किया है कि कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। मगर हैरत की बात यह है कि गजा के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए कोई मुस्लिम मुल्क या मगरब मुल्क आगे बढ़कर मुआहदा नहीं कर रहा कि गजा पर हमला उन पर हमला तस्वुर होगा। दर्जनों ममालिक ने UNO का इजलास बुलाकर लंबी लंबी तकरीरें की और गजा के हक में आवाज़ बुलंद भी की, मगर किसी ने गजा से दिफाई मुआहदा नहीं किया। 50 से ज़ायद ममालिक का ग्लोबल समूद फुटेला जो गजा की तरफ इमदादी सामान लेकर जा रहा था, उसकी इजरायली फोर्सेस ने रेकी शुरू की और अब बिलाखिर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इमदादी कश्तियों को अपनी तहवील में ले लिया गया। तो इस पर भी किसी मुल्क ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ग्लोबल समूद फुटेला पर हमला हम पर हमला है। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो समूद फुटेला के काफिले में शामिल थे, उन्हें इजरायली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया और जेल मुंतकिल कर दिया। इस पर मजम्मती बयान तो जारी हो रहे हैं, मगर इजराइल को किसी पैमाने पर कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए जो प्लान दिया उस पर दस्तखत करने के लिए हमास को 4 दिन का अल्टीमेटम देकर वार्निंग भी दी, मगर समूद फुटेला पर हमला करने पर इसराइल को कोई वार्निंग नहीं दी गई। गजा जंगबंदी और इसराइल के जंगी जुनून को रोकने के लिए आलमी ममालिक को क्या करना होगा, इस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि काफ़ी देर से ये बात तो सामने आ रही थी कि इस फुटेला पर हमला इसराइल की तरफ से किया जाएगा। पहले ड्रोन्स के साथ ताक़ुब किया गया, उसके बाद लास्ट 36 आवर्स से तो तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन जैम कर दिए गए थे और उन्हें रोकने के लिए वार्निंग्स भी दी गई थी। बट हैरत इस बात की हो रही है
कि जब बात दिफा पर हो तब तो ममालिक आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और इस पे तो EU का भी हाथ था, और इटली ने तो बाकायदा इसे बोला था, सिसली से निकला था कि हम इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब क्यों कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है, बावजूद इसके कि एहतजाज भी हो रहे हैं? आपने सही कहा कि ये जब चला था काफिला तो ये कहा गया था इटली और स्पेन की तरफ से कि इनको सिक्योरिटी दी जाएगी। ये 40 वेसल्स हैं, कुछ 450 बंदा जो है वो निकला हुआ है। दुनिया के तकरीबन 44 कंट्रीज से ये लोग हैं। तो जाहिर बात है ये कोई इजराइल के ऊपर हमला करने तो नहीं जा रहे, ये तो वो सामान लेके जा रहे हैं जो गजा के लोगों को पिछले कई महीनों से नहीं मिला। वो जो बेसिक नेसेसिटीज वहां पे चाहिए, वो काम जो UN नहीं कर सका, रेड क्रॉस नहीं कर सका, बाकी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज नहीं कर सकी, ये लोग वो काम करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो 44 कंट्रीज के लोग इसके अंदर हैं, इसमें मेजॉरिटी वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, और उनको चाहिए कि अपने लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। यूरोपियन यूनियन के लोगों को चाहिए, उनकी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि अपनी आवाज बुलंद करें, अपने लोगों के हक में बोलें। और दूसरी बात यह है कि UN चार्टर हो, आपको तो पहले ही पता है कि नेतन्याहू ऑलरेडी एक वॉर क्रिमिनल है, वो वांटेड है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। उसने दुनिया का कोई ऐसा कानून है जो UN चार्टर में हो, बैनुल अक़वामी कवानीन है जिसकी इन्होंने वायलेशन ना की हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम था, और इसमें जहाँ पे बाकी मुल्क और अदारे नाकाम हुए, ये एक अच्छी कोशिश थी। और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब एक 20 पॉइंट फार्मूला प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया और इजराइल उसको सामने लेके आया, और उसको बहुत सारे जो इस्लामिक मुल्क हैं वो सपोर्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट हम गजा के लोगों के लिए एक सीज फायर करवाने में कामयाब हों। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता अगर इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन लोगों को अलाउ किया जाए प्रॉपर्ली। इनको गिरफ्तार करना भी मैं समझता हूँ ये इंसल्ट है कि बजाय इसके कि ये लोग आपकी ये सपोर्ट लेके आए हैं, आप उनको गिरफ्तार करें और जेलों में डालें। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम होता है इजराइल की तरफ से। होगा क्या UN में जाया जाएगा या UN कोई खुद साख्ता एक्शन लेगा इस पे इनकी रिहाई के लिए? ज़रा कि अब जगह जगह एहतजाज तो हो रहे हैं, पूरे यूरोप में लोग एम्बेसीज के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, इजरायली एम्बेसीज के बाहर, और अमेरिका में भी किसी हद तक किया गया है। क्या होगा क्या? देखिए, एहतजाज तो पहले भी करते रहे हैं और कोई एहतजाज की तो वैल्यू नहीं रह गई। हालांकि इसका फ़ायदा इतना ज़रूर हुआ है कि प्रेशर आया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर के बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की। इस हद तक तो बहुत एडवांटेज है एहतजाज का। खैर असल चीज़ तो ये थी कि जितने हज़ारों लोग इसराइल ने शहीद कर दिए थे, अब उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, वो अपनी फेस सेविंग के लिए रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि क्या होगा, मैं समझता हूं कि इजराइल के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है इनको रखने की और ज़्यादा देर रखने की। यही हो सकता है कि इनका सामान ले लिया जाए और सामान लेके वो डिस्ट्रीब्यूट करें उन लोगों तक जो नीडेड हैं, और इनको वापस भेज दिया जाए, ना कि इनकी अगर वो कन्फिस्केट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी शिप्स को, इनकी बाकी चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ इसमें इंटरनेशनल पार्ट्स को इंटरवीन करना चाहिए और इजराइल से पूछना चाहिए कि वो इसकी ये क्यों करने की कोशिश करेगा। इसमें तमाम वेस्टर्न ममालिक की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये नहीं कि ममालिक बोल नहीं रहे, लेकिन जो जवाब इजराइल से मांगा जाना चाहिए, अमेरिका ने मैं नहीं समझता अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए था। आप देखें, तुर्की बोल रहा है, मलेशिया की लीडरशिप बोल रही है, कोलंबिया की लीडरशिप बोल रही है, ब्रिटेन ने एक दरमियाना सी स्टेटमेंट दी है, स्पेन ने भी इजरायली जो चार्ज डी अफेयर थे वहां पे जो कॉन्सुलेट के लोग थे उनको बुलाया है और उनको समन किया। ब्राजील ने इसको कंडेम किया, बहुत सारे मुल्कों ने कंडेम किया। लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को इमीडिएटली छोड़ा जाए ताकि ये अपनी एड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये तो एक आइडियल शक्ल है, लेकिन इन लोगों से सामान लेके गजा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें और इनको वापस जाने दें। ये यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी अदारों को और मेजर पावर्स को इंटरवीन करने का पड़ेगा, वरना दुनिया में याद रखें जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और ये बातें हम करते हैं कि जी यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जानी चाहिए, लोगों की जो उम्मीद है। सीम्स लाइक आप सही कह रहे हैं, बट सीम्स लाइक कि अभी जैसे कि कोलंबिया ने बेसिकली इजराइल के जो सफ़ीर है उनको मुल्क छोड़ने का कह दिया है। इसका मतलब है रिएक्शन तो आ रहा है, हम वो रिएक्शन तो डिस्कस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है और दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। जब तक अमेरिका कंडेम नहीं करता, जब तक अमेरिका थोड़ा सा, क्योंकि हम कतर वाले मामले को देखें तो ये तो कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स
कि अगर कतर पे दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पे हमला होगा। आई एम श्योर अबाउट इट कि शायद अभी करीब में तो नहीं होने वाला कुछ ऐसा, बट व्हेन इट कम्स टू द फोटेला तो उस पर आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। इससे पहले भी हमने डॉक्टर साहब देखा था जब ग्रेटा थर्नबर्ग अपना गई थी, अभी भी वो इस फोटेला में भी शामिल है, इससे पहले भी फोटेला में जब गई थी तब उनको भी रिस्ट्रेन कर दिया गया था, फिर गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। और जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं जो कि सेनेटर मुश्ताक साहब की भी वीडियो सामने आई थी, उसमें उनके एक्चुअली मोबाइल फ़ोन्स भी इजरायली फोर्सेस ने लेकर अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। हालत ही हो गई है। बट आप मुझे बताएं, आपने वो 20 निकात पढ़े हैं, हमें इस वक्त डॉक्टर जमील साहब ने भी ज्वाइन कर लिए, साबिक सफ़ीर, उनसे भी मैं चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो डॉक्टर कमर सीमा साहब कि मैं उनसे भी सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये जो आपने आपकी नज़र से भी आई एम श्योर गुजरे हैं ये 20 निकात जिसके ऊपर फॉर्मूला मुरतब किया जा रहा था ट्रम्प साहब की तरफ से, मुझे बताएं कि आपको क्या फील हुआ है? क्या ये फील हुआ है कि ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, या ये फील हुआ ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद, कि ये बेसिकली इजराइल की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं? हमें देखना, नजर में ये रखना होगा कि पूरी दुनिया ने 2 साल में क्या कर लिया इजराइल का। अगर कुछ बिगाड़ना चाहते तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कुछ ना कुछ तो एक्शन ले सकते थे ना, उन्होंने नहीं लिया और नहीं ले सके, जो भी उनकी मजबूरी है। चाहे पूरी दुनिया सड़कों पर आ गई, 147 ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया फलस्तीन को, इसको, लेकिन वहाँ 66,000 अफराद को उन्होंने शहीद कर दिया, बूढ़े बच्चे सारे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताना इसलिए चाहता था, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो के आगे बेबस है, वो चाहे कितना भी शोर मचाते रहे। तो अब उन हालात में ये 20 पॉइंट वाला आया है, तो अब 2 चॉइस है, या तो फिर 20 पॉइंट ना माने जाएं। मैं, अगर मेरी बात आप पूछती हैं तो मैं कहूंगा ये गैर मुनसिफाना है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। ये मुनसिफाना नहीं, ये मुदब्बराना है। मुदब्बरी का तकाजा ये है कि लोगों की जानें बचाई जाए। अब जानें बचाने के लिए सीज फायर तो करना है ना। अगर सीज फायर नहीं करते हैं तो जो बकिया फलस्तीनी भूख प्यास अफलास से मर जाएंगे और बाकियों को बम और बारूद से मार दिया जाएगा, गोलियों से मार दिया जाएगा। फिर क्या कर लेगी पूरी दुनिया 2 साल? डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा ज़ख्म बढ़ जाता है तो उसकी दवा के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। ये भी एक अवामी रद्द-ए-अमल है या आवाज़ है? चाहता था बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, जाने बचाएं, ठीक है, एक तो ये कर दिया। लेकिन इसको कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। जो पहले गजा को इजराइल ने कहा था कि हम अपने कब्जे में रख लेते हैं, वो बात खत्म हो गई। उन्होंने ये कहा कि हम अब एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे कि फलस्तीन को एज अ स्टेट हम तस्लीम करेंगे। पहले नहीं करते थे। ये 2 बातें तो मान ली ना। बाकी ठीक है कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे विड्रॉ करेंगे, जो कि गलत है। लेकिन अगर इसको कहें कि गलत है और कहें कि हम नहीं मानते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि बकिया हजारों सैकड़ों लाखों आदमी मरवा दें। ठीक। अच्छा डॉक्टर जमील साहब साथ ही रहिएगा, डॉक्टर कमर साहब भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी दोनों इस पे अपनी राय दीजिएगा। डॉक्टर कमर साहब, कोई एक निकात भी जो कि मेजरली हमास वाला लग रहा है और हमास के कोर्ट में बॉल है इस वक्त, अगर नहीं होता तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमास के पास इसका फाइनल एक है कि वो क्या इसमें प्लस माइनस करना चाहते हैं। लेकिन ये भी तो बात सामने आई थी कि वो ड्राफ्ट नहीं है जिस ड्राफ्ट को शेयर किया गया था पहले 8 ममालिक के साथ। तो दूसरी बात ये भी है कि क्या इसमें कोई तरमीम हो रही है, तब्दीली हो रही है। इस वक्त ना तो 8 ममालिक का कोई जॉइंट वर्जन आया है, ना हमास का, ना इजराइल का, ना अमेरिका का। वो 72 घंटे तो गुजर गए हैं जो उस वक्त बात चली थी। तो मुझे लग रहा है कि एक सीरियस डिस्कशन ये हो रही है। जो जारी बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो मिडल ईस्ट के एनवॉय हैं, वो जारी बात है तमाम प्लेयर्स के साथ राब्ते में होंगे इस बात को करने में कि रास्ता क्या है अब। क्योंकि ये वो ड्राफ्ट नहीं है, हमास
हमास को क्या आप ऑफर कर रहे हैं? क्या एक इंडिपेंडेंट रियासत की तरफ पैलेस्टाइन जाएगा? तो मेरा ख्याल है, और फिर एक लार्जर जो शक्ल बनने जा रही है मिडल ईस्ट की, वो क्या होगी? तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके जवाब आने ज़रूरी हैं, और पिछले 48 घंटे से अगर आप देखें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, समझा जा रहा है कि ये जो 20 पॉइंट हैं ये उस तरह कारामद और काबिल नहीं है कि वो इनके ऊपर ही चीज़ें जो है वो चली जाएं। सो लेकिन हमास ने ना कोई इसके हक में बयान दिया, ना खिलाफ बयान दिया। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड किसी हद तक डिस्कशन ज़रूर हुई है कि इसके अंदर जो कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी या तब्दीलियाँ हैं वो सामने लाई जाएँ। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलेगा। लेकिन हमास की देखिए पोजीशन ये है कि हमास कमज़ोर है, हिज़्बुल्लाह कमज़ोर है, जितनी भी वहाँ पे मुज़ाहमती ग्रुप थे वो सारे के सारे यहाँ कमज़ोर हैं या ख़त्म हो चुके हैं। सीरिया एक वहाँ पे एक ऐसा जगह थी जिसको ऊपर आपको पता है कि ईरान जो है वो एक मौक़िफ़ रखता था, और ईरान और हमास ही ऐसे दो मुल्क और एक ग्रोह है जो एक डिफरेंट अप्रोच लेके बैठे हुए थे। अब देखते हैं कि उनका भी क्या वर्जन आ रहा है। और इस दौरान जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बड़ा अहम बयान दिया है, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ, हमें पता नहीं है कि भी क्योस मज़ीद होगा या फिर इसे रोक दिया जाएगा, कि उन्होंने कहा कि पहले तो खैर मकदम ज़ारा वो तो वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया ट्वीट करके, लेकिन उन्होंने 1967 से पहले वाले फ़लस्तीन की बात की। इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है, सबकी होगी, आपकी भी होगी, आई एम श्योर सबकी होगी, बट पॉइंट इज़ कि उसके लिए तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को रीमैप करना पड़ेगा। एंड चेरी ऑन द टॉप इज़ कि इजराइल को फिर कन्विंस कैसे करेंगे? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, जो आज भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है कि हम जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है पैलेस्टीनियंस का, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक इंडिपेंडेंट सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, जो बातें हो रही हैं, हमने ब्लड बाथ कैसे रोकना है, इस जेनोसाइड को कैसे रोकना है, हमारे जो गज़ा के लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो कैसे कम करनी है, पहले तो उस पर बात करेंगे। लेकिन हम अपना जो प्री 1967 के बॉर्डर्स की जब बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ों को समझना है कि हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे खड़े हुए हैं। लेकिन जारी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त इजराइल ताकत में है, उसने जितने भी मुज़ाहमती ग्रुपों को भी ख़त्म किया है या कमज़ोर किया है, उसको कोई ऐसा डिप्लोमेटिक बर्तरी वो सबके ऊपर रखता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन को देखते हुए कैसे इस तरह का फ्रेमवर्क तैयार करना है जो तमाम लोगों के लिए विन विन हो। और ये जो 8 ममालिक अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं और जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर भी रोल प्ले करेंगे, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के लिए रद्द-ए-अमल का भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो इस पे क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपका भी। डॉक्टर जमील साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप देखें, अंदाज़ा करें कि जब से 7 अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ है, टिल नाउ 248 एटलीस्ट जर्नलिस्ट शहीद कर दिए गए हैं, ताकि दुनिया तक वो अपनी आवाज़ ना पहुंचा सकें या गज़ा के लोगों की हालत ज़ार ना दिखा सके। 65,000 एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो चल रहा है, और अगर आप इजरायली मीडिया उठा के देखेंगे तो तादाद इससे भी ज़्यादा बताई जाती है। इजरायली मीडिया की बात कर रही हूँ, मगर जो आप अल जज़ीरा या दीगर चैनल्स को देखेंगे या उनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो 65,000 पीपल गॉट किल्ड सो फार, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर बच्चे, छोटे बच्चे। नस्ल कुशी की जा रही है, जुल्म, बर्बरियत, और उस पर भी बड़ा सानेहा ये कि इमदाद पहुंचाने वाले फुटेला को इस वक्त महदूद कर दिया गया, हिरासत में लिया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, और इस पर दुनिया खामोश है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।